हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम एमपी पुलिस 2021 के लिए गुणनखंड फैक्टर देखेंगे। और ये एक ही लेक्चर होगा जिसमें एक लेक्चर में पूरा का पूरा गुणनखंड कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इतना लेक्चर कर लेते हैं पूरा का पूरा, तो यह है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि पेपर में बनता है तो आपसे डेफिनेटली बनेगा। और जो पढ़ाने का तरीका आपको पता ही, सब बहुत ईजी होगा, जो कि हर एक चीज़ आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बिल्कुल आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 मिनट का लेक्चर होगा। और इसमें हम फैक्टर, ठीक है, टोटल फैक्टर अगर देखेंगे तो फैक्टर हम देख लेंगे यार, टोटल फैक्टर कितने होंगे, फैक्टर क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सम फैक्टर किसको बोलते हैं, विषम फैक्टर किसको बोलते हैं, टोटल फैक्टरों की संख्या कितनी होगी, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, टोटल गुणनखंडों का योग क्या होगा, और अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर क्या होंगे। ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ एक लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इतना ही हमें पढ़ना है हमारे एग्जाम पर्पज से, और कोई ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा। ठीक है, 40 से 45 मिनट आपको धैर्य रखना है पूरा। अगर यहाँ तक देख लोगे तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले भी पढ़ रखा होगा तो अच्छे से रिविजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ रखा होगा तो आप ये सारी चीजें समझ जाओगे। ठीक है, तो हम गुणनखंड पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुणनखंड बोलते किसको है। तो मैं एक छोटी सी एक संख्या लो यार, मैंने ले लिया 6। ठीक है, 6 ले लिया। अब अगर मैं यहाँ से आपसे कुछ कुछ चीजें पूछूं तो आप थोड़ा सा माइंड में रिवीजन करना तो ज्यादा बेटर होगा। ये 6 है। अगर मैं बोल दूं यार 6 को हम किन किन संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं, तो हम 6 को विभाजित कर सकते हैं किससे, 1 से विभाजित कर सकते हैं। मतलब 6 को डिवाइड कर सकते हैं किससे, 1 से। क्या इस 6 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। क्या इस 6 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो बिल्कुल डिवाइड किया जा सकता है। क्या इस 6 को 6 से डिवाइड किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। मतलब इस 6 को 1, 2, 3 और 6 से डिवाइड किया जा सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस संख्या को जिन जिन संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है या भाग दिया जा सकता है इस मेन नंबर को, तो ये जिन संख्याओं से इस 6 को भाग दिया जा सकता था, इन सभी संख्याओं को कहते हैं गुणनखंड या फैक्टर। क्या है, चीजें समझ पाए आप, ये सभी कहलाएंगे फैक्टर किसके, वो भी 6 के। क्लियर हो पा रहा है। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे ये 12 हुआ, थोड़ा सा हम डिटेल यहाँ समझते हैं, फिर उसके बाद करना कैसे उन चीजों को हम नोटिस करते हैं। तो 12 है, तो 12 के फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो एक तो हो जाएगा 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 से डिवाइड किया जा सकता है, 4 से डिवाइड किया जा सकता है, वहीं पर 6 से और 12 से। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि इस 12 के जो गुणनखंड होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 6 और 12 होगा। मतलब टोटल कितने गुणनखंड होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 12 के 6 गुणनखंड होंगे, टोटल 6 फैक्टर होंगे, क्योंकि 6 ऐसी संख्याएं हैं या ऐसे नंबर्स हैं जिनसे 12 को डिवाइड किया जा सकता है। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि ऐसी 4 संख्या है जिससे 6 को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब के सब फैक्टर कहलाएंगे किसके, 6 के। ये सभी के सब फैक्टर कहलाएंगे किसके, 12 के। अब हम देखते हैं कि टोटल यहाँ कितने फैक्टर आ रहे हैं, 12 फैक्टर आ रहे हैं। सॉरी 12 नहीं, कितने फैक्टर आ रहे हैं, टोटल 6। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस 12 के कितने गुणनखंड है, 6 गुणनखंड है। अब देखो हमसे ये पूछता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, वो चीजें हम यहाँ सीख रहे हैं। तो देखो ये 12 लिखा, अब इसे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना। थोड़ा सा धैर्य रखो, 1-2 मिनट में सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तो हम यहाँ सबसे पहले सीख रहे हैं कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो हम यहां से क्या सीख रहे हैं यार, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, सॉरी यहां पर आ जाए कुल गुणनखंडों की संख्या, या हम इसको बोल देंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे ये हम निकालना सीख रहे हैं। ये क्या हमारे पास 12, तो 12 को पहले डिवाइड करना है। जिस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं कुछ इस प्रकार से अप्लाई करना है। तो 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो 12 को हमने 2 से डिवाइड करा, फिर 2 से डिवाइड करा, फिर 3 से डिवाइड करा। तो हम इस 12 को क्या लिख सकते थे, 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो 2 दी पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इनटू 3 कितने बार आ रहा है, एक बार, 1 टाइम आ रहा है, तो 3 दी पावर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 है। अब यहाँ कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हमसे पूछे,
कुल गुणनखंडों की संख्या या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर हमसे पूछे तो हम ये बोल सकते हैं कि 12 को जब हमने सॉल्व करा तो कितना आया, 12 को जब हमने सॉल्व करा तो आया तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 आया। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। अब हम करते क्या है, ये जो पावर आई है इस पावर में जब टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालते तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, तो आ कितना गया 6। तो ये जो 6 आया है ये 6 ये रिप्रेजेंट करता है कि इस 12 के टोटल गुणनखंड कितने थे, 6 थे। ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो यदि मैं आपसे बोल देता कि यार 36 के, ठीक है 36, हम यहाँ बोल सकते हैं कि 36 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे। जो 36 है 100 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, पर धीरे धीरे हम चल रहे हैं कि 36 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो 36 को पहले डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3, और 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितना 1। मतलब इस 36 को लिखा जा सकता है क्या, 2 दी पावर 2 इंटू 3 दी पावर 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 कितने टाइम आया है 2 टाइम, और 3 कितने टाइम आया है 3 टाइम। ये चीज समझ पा रहे हैं। तो 2 दी पावर 2 इंटू 3 दी पावर 3 दी पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है 36 के, अब यहाँ जो पावर है इसमें 1 जोड़ना है, तो 2 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 3, फिर गुणा लगाना है, 2 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 3, तो 3 3 का कितना आ जाएगा 9। तो हम ये बोल सकते हैं कि 9 क्या है, टोटल गुणनखंडों की संख्या, वो भी किसके 36 के। अगर हमसे यहाँ बोल देता है कि जो 100 है, ठीक है 100 है, इसके टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, किसकी 100 की। तो आप अब चीजें समझने लगे होंगे, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं फिर हम आगे चलते हैं। तो 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है ये हमसे पूछता है। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 50, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5, और 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं 2 दी पावर 2 इंटू 5 दी पावर 2 लिख सकते हैं। तो मैंने ये बताया कि 100 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे, तो इस 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, गुणा इस 2 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3, तो 3 3 का आ जाएगा 9, 3 3 दा 9। ठीक है, तो जो 9 आया है ये 9 उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 9 होंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 9 होगी। एक अंतिम क्वेश्चन हम इस प्रकार का करते फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि 100 के टोटल गुणनखंड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। तो एक मैं यहाँ क्वेश्चन ले लेता हूँ कि यार 144 है, ठीक है 144 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे, या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे किसके 144 के। तो हम करेंगे क्या यार, इस 144 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो कितना आ जाएगा 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 1। क्या ऐसा कुछ हो रहा होगा। मतलब हम इस 144 को लिख सकते हैं क्या, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 2 आ रहा है 1 2 3 4 टाइम, 2 कितने टाइम आ रहा है 4 टाइम, मतलब 4 बार आ रहा है 2। तो हम 2 की घात कितना लिख सकते हैं 4 गुणा 3 कितने बार आ रहा है यार, तो 3 आ रहा है 2 बार, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 की घात कितना 2 लिख सकते हैं। तो मैंने ये बोला कि जो घातें हैं कुल गुणनखंडों की जब संख्या निकालते हैं तो घात यहाँ कितनी है 4, पावर कितनी है 4, तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 में 1 जोड़ेंगे 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 5 इंटू 3 5 3 दा 15, मतलब टोटल आ गया 15। तो 15 टोटल ऐसी संख्याएं होगी जो कि 144 को डिवाइड कर पा रही होगी, वो भी 144 से छोटी। समझ पा रहे हैं यहाँ। तो हम ये बोल सकते हैं कि 15 गुणनखंड होंगे किसके 144 के 144 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे तो 15। यहाँ तक आप चीजें समझ पाए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि आपको इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 150 के, ठीक है 150 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, आपको अभी सॉल्व करना है। पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे किसके 150 के, ये चीजें आपको यहाँ बतानी है। ठीक है, तो हम यहाँ इतनी चीजें सीखे कि टोटल नंबर तो कुल गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीजें और फोकस करना आप, ठीक है, और अंत तक बने रहिए। बिल्कुल बहुत इजी लैंग्वेज में, मतलब ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा आपको दिमाग पर भी लोड डालने की आवश्यकता नहीं है, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ पा रही होगी। ठीक है, और इससे पहले यार मैंने एक चैप्टर करवा रखा है यूनिट डिजिट, उसी पे आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल हर प्रैक्टिस सेट में मिल रहा है। तो वहाँ से 1 नंबर कवर हो रहा है, यहाँ से 1 नंबर। कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेंगे, फिर निर्देशांक ज्यामिति देख लेंगे। मतलब एक एक 2 दिन में हम चैप्टर करते चलेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं 41 दिन में समथिंग हम पूरी चीजें कंप्लीट करा देंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट। तो 150 के टोटल गुणनखंडों की संख्या जो भी आई हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं यार कि देखो, इसको मिटा देता हूं, है ना। अब यहाँ हम निकाल रहे हैं पहले ये चीज देखो, सम गुणनखंडों की यहाँ संख्या लिख देता हूं मैं, सम गुणनखंडों की
संख्या, ठीक है। इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है यार, थोड़ा देख लेना, ये स्पेलिंग में है ना, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश नहीं। तो देखो यार, सम गुणनखंडों की संख्या या नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ लिख देते हैं हम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब यहाँ मैंने जो एग्जांपल लिया था, फिर से 12 लेता हूँ मैं। 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, 1 से। 12 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 12 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 12 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं और 12 से कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने ये पूछ रहा हूँ कि सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो यार 12 के सम गुणनखंड या इवन फैक्टर कौन से होंगे? तो एक तो इवन नंबर 2 है, क्योंकि 2 से 12 को डिवाइड कर पा रहे हैं। एक इवन फैक्टर 4 है, क्योंकि 4 से डिवाइड कर पा रहे हैं किसको, 12 को। एक इवन फैक्टर 6 है, क्योंकि 6 से डिवाइड कर पा रहे हैं किसको, 12 को। और एक खुद 12 है, जिसको 12 को इस 12 से डिवाइड कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होंगे, सम गुणनखंड क्या हुआ, 1 2 3 4। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 12 है उसके सम गुणनखंड कितने हैं, 4 है। ये चीज़ समझ पा रहे हैं, ये प्रैक्टिकली हुआ। अब इसे हम कैसे करना है वो चीज़ देखो, कि जब भी सम गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी हो तो हमारे पास दे रखा था कितना, 12। चीज़ें समझना बहुत सिंपल है। 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3 और 3 से डिवाइड करेंगे आएगा कितना, 1 आएगा। मतलब 12 को हम लिख सकते थे क्या, 2 की घात 1 और 2 कितने बार आया है, 2 बार आया, 2 टाइम्स आया, तो पावर 2 इंटू 3 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम, ऐसा कुछ लिख दिया। पर अभी हम क्या कर रहे थे यार, जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब हम निकालते हैं तो 2 में +1 करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 में +1 करके, ऐसा कुछ करते हैं। परंतु जब टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हो तो हम करते क्या है, इस 2 को, 2 दी जो भी पावर रहेगी, 2 दी जो भी पावर रहेगी उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो 2 दी पावर कितना है, 2, तो उसको एज इट इज 2 लिखोगे। और इस आगे 2 के बाद जो भी फैक्टर बन रहा है, ठीक है, जो भी फैक्टर बन रहा है उसमें 1 जोड़ना है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 दूनी कितना आ गया, 4। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस 12 के टोटल इवन फैक्टर कितने हैं, 4 है। चाहोगे तो यहाँ भी देख लो कितने फैक्टर आए थे, 4 आए थे। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूं यार 48, ठीक है, कितना लिख दूं, 48, और इस 48 के मैं टोटल सम गुणनखंडों की संख्या निकालूं। पेपर में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि 48 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर किसका बताना है, वो भी 48 का। तो हम करेंगे क्या, हम अभी तक ये सीखे कि यार ये 48 है, इसको डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 1 आएगा। मतलब 48 को हम लिख सकते हैं 2 दी पावर 2 कितना टाइम आया है, 1 2 3 4 टाइम आया, तो 2 दी पावर 4 कर देंगे, इंटू 3 कितने टाइम आया है, तो 1 टाइम, तो 3 दी पावर कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। ये चीज़ समझ पा रहे हैं हम करते क्या है कि जब इवन फैक्टरों की संख्या निकालते हैं तो जो 2 दी जो पावर होती है उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते। तो 2 दी पावर 4 है तो 4 करा, इंटू 3 दी पावर 1 था, 1 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 इंटू 2 कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये 8 जो है वो 8 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 48 के टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, 8 होंगे। किसके, 48 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं। एक और अगर हमें क्वेश्चन देख लेता, मैं आपसे बोल दूं कि 108 है, इसके टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे, 108 के। तो यार बहुत सिंपल हो गया है कि 108 के टोटल इवन फैक्टर पूछे तो हम 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 56 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। मतलब 48 को हम लिख सकते हैं क्या, तो 2 दी पावर 1 2 3 4, 2 दी पावर 4 इंटू हम कितना कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से किया जा सकता है। तो जब इवन फैक्टर निकाल रहे हैं तो 4 का 4 रहेगा, इंटू 7 दी पावर कुछ नहीं मतलब कितना है 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, तो 4 इंटू 2 कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 108 के टोटल इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। मतलब यहाँ तक आप चीज़ें समझ चुके होंगे। तो मैं यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ कि 86 है, इसके टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 86 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब हम चलते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या की ओर। ठीक है, और यार एक छोटा सा चैप्टर है, परंतु क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, और ये एक ही चैप्टर होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट आपको समय देना है। आप बहुत अच्छी चीज़ सीख चुके होंगे। इसका क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, किसका 86 का, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब हम देख रहे हैं यार, ठीक है, ऑड विषम।
तो विषम गुणनखंडों की संख्या या टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इस ये हमें बताना है। कहने का ये मतलब कि हमारे पास 12 था, 12 को हम डिवाइड कर सकते थे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से कर सकते थे क्या? तो 12 को हम डिवाइड कर सकते थे किससे? 1 से, 2 से, 3 से, 12 से, 6 से और 6 से और किससे? 12 से, और एक और किससे डिवाइड कर सकते थे? 4 से। ऐसा कुछ कर सकते थे 1 2 3 4 6 और 12। ये ऐसे के सारे ये फैक्टर हैं जिससे डिवाइड किया जा सकता है किसको? 12 को। पर अब हम पढ़ रहे हैं क्या? विषम गुणनखंडों की संख्या। तो यार इनमें विषम क्या है? 1 है और कितना है? 3। आपको पता ही विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो। तो 1 और 3, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस 12 के विषम गुणनखंड कितने आए? तो 2 आए। ये चीज़ समझ पा रहे हैं? अगर हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करते तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 12 है हमारे पास, ठीक है। जो इसकी मेथड होगी, इसको 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं, आता कितना? 6। 2 से डिवाइड कर रहे आता 3 और 3 से डिवाइड करते आता कितना? 1। मतलब इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 कितना लिख सकते हैं? 1। पर अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ याद रखना कि जब भी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने, तो करते क्या है? ये जो सम संख्या थी, ये जो इवन नंबर है, इसको हमको काउंट नहीं करना है, मतलब उसको लेना ही नहीं है। जब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तब तो हमारे पास कितना है? 3 है। तो 3 है तो 1 में 1 जोड़ना है पर, ठीक है। 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या 12 के कितने हो जाएंगे? तो कितने हो जाएंगे यार? हमारे पास आ गया है 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर आप चीज़ें समझने में थोड़ा सक्षम नहीं हुए हो तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि मैं आपसे यहां पूछ लूं यार 162 के टोटल ऑड फैक्टर कितने होंगे? 162 के टोटल ऑड फैक्टर कितने होंगे? तो करना क्या है? हम जितना सीखे कि 162 लिखा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 81, 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना? 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना? 1। यहाँ तक आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। मतलब इस 162 को लिख सकते हैं टू द पावर कितना? 1 इंटू 3 दी पावर 1 2 3 4, 3 दी पावर कितना लिख सकते हैं? 4 लिखा जा सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो ये जो सम संख्या है, ये इवन नंबर जो है, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो आया कितना? 4। 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 162 के ऑड फैक्टर, 162 के विषम गुणनखंडों की टोटल संख्या कितनी होगी? 5 होगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इन क्वेश्चन से आप चीज़ें समझें। नोट्स बनाते चलिए, ज़्यादा बेटर होगा। एग्जाम टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार नोट्स पलटाने, 2 से 3 पेज पलटाने और विषम गुणनखंड कंप्लीट, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा एग्जाम पर्पस के लिए। और यदि नोट्स नहीं बना रहे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसी लेक्चर को आप एक बार और देख लेना एग्जाम टाइम में और एक बार अभी देख लो, ठीक है। या तो ऐसा करो कि 2 बार अभी अगर देख लेते तो सबसे बेस्ट होगा। एक बार आप नॉर्मल स्पीड में और एक बार पूरी फुल स्पीड में देख लो, तो बहुत अच्छी एक इमेज माइंड में बन चुकी होगी। तो हमने क्या क्या सीखा यार? कि कुल गुणनखंडों की संख्या सीख डाली, टोटल, ठीक है, टोटल फैक्टर की संख्या सीखी हमने। दूसरा सीखा है सम, और थर्ड सीखा है विषम, ठीक है। एक चीज़ सीखना बाकी है अभी, प्राइम नंबर, ठीक है, जिसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। हम थोड़ा सा आगे चल के सीखते हैं उसे। तो हमने कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या सीखी। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी चीज सीखने वाले हैं, वो चीज देखो यार, ठीक है। एक मिनट में इससे पहले मिटा देता हूं। अब हम सीखने वाले हैं कि कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, ठीक है। सम ऑफ कुल गुणनखंडों का योग, ठीक है। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश देख लेना यार भाई, इंग्लिश और हिंदी है ना। तो कुल गुणनखंडों की संख्या का योग या फिर सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये सीखने वाले। तो क्या देख रहे हैं वो चीज़ देखो, ये 12 था, 12 को डिवाइड किया जा सकता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इस 12 को डिवाइड किया जा सकता था किससे? 1 2 3 4 6 और 12 से।
तो कहीं ना कहीं ये टोटल क्या हुए, गुणनखंड हुए। तो अब ये पूछ रहा है कि कुल गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा, कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, मतलब इन सभी का सम पूछा जा रहा है। तो इन सभी को ऐड करना पड़ेगा यार, हर बार ऐसा ऐड करेंगे तो 12 और 6 हो जाएगा 18, 18 4 हो जाएगा 22, 22 और 3 हो जाएगा 25, ठीक है। 22 3 25 हो जाएगा, 25 2 हो जाएगा 27 और 1 कितना 28, 28। तो 28 क्या हो जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या का योग। अब आगे देखो यार कि कुल गुणनखंडों की संख्या का योग आया 28, परंतु हमें मैथमेटिक्स करना है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो अब हम कैसे करेंगे वो चीज़ देखो। तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास 12 दे रखा था, 12 को हम फिर से सेम मेथड 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। मतलब इस 12 को मैं लिख क्या सकता हूँ, तो 2 दी पावर 2 इंटू 3 दी पावर कितना लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। अब छोटी सी चीज़ में फोकस करना, जब इसे निकाला जाता है मतलब गुणनखंडों का योग निकाला जाता है, तो जब भी योग की बात होती है, ठीक है, योग की बात होती तो करना ऐसा कुछ होता है कि 2 दी पावर कितना है हमारे पास 2, हम कुल गुणनखंडों की संख्या का योग की बात कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे, सम विषम से मतलब नहीं है। तो जब हम योग करते तो 2 दी पावर 2 है, तो करना क्या है वो चीज़ देखो। 2 दी पावर 2 है तो हम इसको स्टार्ट करते 2 दी पावर 0 प्लस 2 दी पावर 1 प्लस 2 दी पावर 2। यहाँ तक चीज़ें समझ पा रहे हैं क्या, हमने क्या करा है, 2 दी पावर 2 था तो इसको स्टार्ट किया 2 दी पावर 0 से प्लस 2 दी पावर 1 से 2 दी पावर 2 तक। यहाँ तक चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे क्या करना है वो देखो, ये 28 है ना, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओगे, 3 दी पावर कितना है 1 और 3 दी पावर है 1 है तो हम 3 दी पावर पहले 0 करेंगे प्लस 3 दी पावर कितना करेंगे 1 करेंगे। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। 3 दी पावर 1 है तो 1 तक जाना है, कहाँ से, 0 से और प्लस करते हुए। अब सॉल्व करेंगे इसको तो 2 दी पावर 1 मतलब 2 दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। 2 दी पावर 1 मतलब 2, 2 दी पावर 2 मीन्स कितना हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 3 दी पावर 0 कितना हो रहा होगा 1 और 3 दी पावर 1 हो जाएगा कितना 3, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 4 और 7 जो कितना हो जाएगा 28, ठीक है, 7 4 द 28। तो यहाँ आप देखोगे इस 12 के टोटल गुणनखंड आए थे 28, वो गुणनखंडों का योग आया था 28, यहाँ पर भी टोटल गुणनखंडों का योग कितना आया 28 आया। ये मेथड हमें अप्लाई करनी है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब कुछ लोगों का या कुछ स्टूडेंटों को इस प्रकार से लग रहा होगा कि सर कहीं ना कहीं ये बड़ी मेथड हो रही है, तो यार बड़ी मेथड नहीं है, ये है कि हमारे मन का वहम है, हम पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है आपको चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मेरे पास दे दिया कि 120, ठीक है, 120 में कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करो या सम, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो यार किसी संख्या के कुल गुणनखंडों का योग बोला और वो संख्या क्या है हमारे पास 120 है। तो सबसे पहले 120 को सॉल्व करना है, तो 120 को सॉल्व करना है 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 30, 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15, 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5 और 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब इस 120 को हम लिख सकते हैं 2 दी पावर कितना है 3 टाइम है, 2 कितना टाइम आ रहा है 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 दी पावर 3 कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम, तो हम 3 दी पावर कितना कर देंगे 1 कर देंगे, इंटू 5 कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम, तो हम ये बोल सकते हैं 5 दी पावर कितना कर देंगे 1 कर देंगे। यहाँ तक आप चीज़ें समझ रहे हैं। और जिस प्रकार से इधर मेथड अप्लाई करेंगे, टोटल गुणनखंडों का जब योग निकालते हैं तो 2 दी पावर 3 है, तो जब हम योग निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2 दी पावर 0 प्लस 2 दी पावर 1 प्लस 2 दी पावर 2 प्लस 2 दी पावर कितना कर देंगे 3। यहाँ तक आप चीज़ें समझ पा रहे, 0 फिर पावर 1 फिर पावर 2 फिर पावर 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी थी 3 थी। यहाँ मल्टीप्लाई 3 दी पावर कितना है 1, तो हम इसको लिखेंगे क्या 3 दी पावर 0 प्लस 3 दी पावर कितना करेंगे 1 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 दी पावर 1 है तो 5 को भी लेना है यार, तो हम इसको क्या करेंगे 5 दी पावर 0 प्लस 5 दी पावर कितना करेंगे 1 कर देंगे। अब इसे जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 दी पावर 0 कितना आएगा 1, 2 दी पावर 1 आ जाएगा 2 प्लस 4 और प्लस कितना आ जाएगा 8, 2 दी पावर 3 की वैल्यू 8, 2 दी पावर 2 की वैल्यू 4, 2 दी पावर 1 की वैल्यू 1, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इंटू 3 दी पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1 और 3 दी पावर 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 5 दी वैल्यू कितनी है 0, तो 5 दी वैल्यू 0 आएगी तो इसकी वैल्यू होगी 1 और 5 का मान 5 हो जाएगा, तो 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे तो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 कितना जाएगा 15, ठीक है।
15 गुणा कितना है यहाँ 4 और गुणा कितना है 6। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो 15 चौक कितना हो जाएगा 60 और 6 6 36। ठीक है, 360। तो हम ये बोल सकते हैं कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या का योग कितना जाएगा 320 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक चीजें समझ पाए होंगे। इस मेथड से हमें कुल गुणनखंडों की संख्या का योग निकालना है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं कि अगर हमारे पास होता, ठीक है, 240, ठीक है, 240 होता, थोड़ा सा समय लगेगा पर आप ट्राई जरूर कीजिएगा। इस 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या का योग निकालना है आपको। 240 का क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या का योग, या हम ये बोल सकते हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इन दिस नंबर मतलब 140। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा 2 मैंने बताया, तीसरा आपको 240 का आपको खुद को सॉल्व करना है। आगे बढ़ जाते हैं यार। अब हमने देखो जैसे यहाँ पर कुल गुणनखंडों का योग निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ जाएगा सम गुणनखंडों का योग। ठीक है, यहाँ हम क्या कर लेंगे, सम गुणनखंडों का योग। ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर वो निकालेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखो, सिर्फ थोड़ा सा लेक्चर और बचा है जहां आपको ये बोल सकते हैं कि एक तसल्ली मिलेगी, सारी चीजें आपसे बन रही होगी, कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो रही होगी। और कोशिश करेंगे यार कि हम आगे अब जितने भी लेक्चर लाएं, एक लेक्चर एक चैप्टर। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं यार कि ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, एक बार आप एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करके जाओ। सम गुणनखंडों की संख्या का योग, पहले फिर से वही समझते हैं प्रैक्टिकल कि 12 को हम 1 से डिवाइड कर सकते थे, 2 से कर सकते थे, 3 से कर सकते थे, 4 से कर सकते थे, 6 से कर सकते थे और 12 से कर सकते थे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। अब हम निकल रहे हैं कि सम गुणनखंडों का योग या फिर सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इनका हमको सम निकालना, योग निकालना है। सम गुणनखंड है 2, 4, 6 और 12, यही है क्या, इनका योग निकालना है। इनका योग निकालना है मतलब 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 12 कितना 24 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ रहा है, सम गुणनखंडों का योग आ रहा है 24। मैथमेटिकली कैसे करेंगे उन चीजों को देखो, तो फिर से इस 12 को सॉल्व करेंगे तो यार इतने बार सॉल्व कर चुके हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 दी पावर आएगा 2 इंटू 3 दी पावर आ जाएगा कितना 1, ऐसा कुछ आएगा। इतने बार हम सॉल्व कर चुके, तो यार चीजें आपको समझ में आने लगी होगी। 2 दी पावर 2 है इंटू 3 दी पावर 1 है। तो जब सम संख्या के मतलब हम सम गुणनखंडों का जब योग निकालते हैं, तो सम गुणनखंडों का जब योग निकालते हैं, तो अभी हमने क्या करा था कि 2 दी पावर 2 है, तो हमने इसको स्टार्ट किया था कहाँ से, तो हमने इसको स्टार्ट किया था 2 दी पावर 0 से। पर जब सम गुणनखंडों की संख्या का योग निकालते हैं तो इसको स्टार्ट करते हैं 2 दी पावर 1 से प्लस 2 दी पावर 2, क्योंकि मैक्सिमम कितना है पावर 2 है। ये चीज समझ पा रहे कि जब सम गुणनखंडों की संख्या का योग निकाला जाता है तो इसको 0 से स्टार्ट ना करते हुए पावर 1 से स्टार्ट करते, तो 2 दी पावर 1 प्लस 2 दी पावर 2 इंटू आ जाएगा 3 दी पावर कितना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ ये 2 के साथ होगा, 3 के साथ ऐसा नहीं होगा। तो 3 दी पावर 1 है, इसका मतलब 3 दी पावर आ जाएगा 0 प्लस 3 दी पावर आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा। यहाँ तक हम चीजें समझ पा रहे हैं। आगे हम देखेंगे यार 2 दी पावर 1 की वैल्यू 2 और 2 दी पावर 2 की वैल्यू 4, तो 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 3 दी पावर 0 की वैल्यू आएगी 1, 1 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 6 4 से कितना आ जाएगा 24। ठीक है, 6 चौक 24, तो वो भी सम गुणनखंडों का योग आया है 24 और यहाँ पर भी कितना है 24। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप मेथड समझ पाए होंगे, पर फिर भी एक क्वेश्चन हम जरूर ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि मैं ले लेता हूँ यार यहाँ 48, ठीक है, सॉरी हम ले लेते हैं 50, और 50 में हम ये देख लेते हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना आएगा। तो 50 है, इसमें सम गुणनखंडों की संख्या का योग हम निकाल रहे हैं, तो इतना हम जानते हैं यार 50 को पहले डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 25, फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 5 से करेंगे ना, 5 से करेंगे तो आएगा कितना 5, और फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 1, 2 से डिवाइड करा तो आया 25, 25 को 5 से डिवाइड करेगा तो 5, ऐसा कुछ आएगा। 50 को हम लिख सकते हैं 2 दी पावर 1 इंटू 5 दी पावर कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, पर हम निकाल क्या रहे हैं तो सम गुणनखंडों का योग। तो हम करेंगे क्या, जब योग निकाल रहे हैं और वो भी सम गुणनखंडों का, तो हम लिख सकते हैं 2 दी पावर 1 है
तो टू दी पावर जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं मीन्स लिखेंगे क्या, तो टू दी पावर ओनली वन ही रहेगा इनटू, पर 5 दी पावर 2 है तो 5 दी पावर 0 प्लस 5 दी पावर 1 प्लस 5 दी पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 दी पावर 1 मतलब आ जाएगा 2, 5 दी पावर 0 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 5, इसकी आएगी 25, तो 25 और 5 30 और कितना 31 आ जाएगा। तो 31 दूनी कितना आ जाएगा 62। तो हम ये बोल सकते हैं कि 50 के सम गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन से आप ये समझ चुके होंगे कि सम गुणनखंडों का योग किस प्रकार से निकाला जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। अब जिस प्रकार से हमने सम निकाला उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे यार, विषम निकालेंगे, ठीक है। विषम निकालेंगे मतलब यहाँ पर क्या जाएगा ऑड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ऑड। अब ये देख लो ऑड को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम वापस से आ जाते हैं किस में, तो वापस हम आ जाते हैं 12 में, क्योंकि जो हमारा एग्जाम्पल है बेस वही है, तो हम उसके थ्रू ही हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और फिर बड़े क्वेश्चन में उसे अप्लाई कर रहे होंगे। तो यार 12 है, 12 को डिवाइड किया जा सकता था 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो हम ये बोल सकते हैं यार कि अब हम निकाल रहे हैं कि विषम गुणनखंडों का योग सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, इनको निकाल रहे हैं। तो यहाँ ऑड नंबर क्या है यार, ऑड फैक्टर एक 1 और एक कितना है 3, तो इनका जब योग निकालोगे तो कितना आएगा 4 आएगा यार। तो योग 4 आ रहा है। तो अब मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करोगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब आप 12 को सॉल्व करोगे तो आएगा 2 दी पावर 2 इंटू 3 दी पावर कितना जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये चीज याद रखनी है अब यार कि जब सम गुणनखंडों का योग निकाला था तो हमने सम वाली संख्या को ले रहे थे, पर जब विषम गुणनखंडों का योग निकालते हैं तो इसकी जरूरत नहीं होती है, इसकी आवश्यकता नहीं होती। मतलब 3 दी पावर कितना है, यहाँ निकाल रहे हैं विषम गुणनखंडों का योग, तो योग निकाल रहे हैं तो 3 दी पावर 1 है तो हम 3 दी पावर कर देंगे 0 प्लस 3 दी पावर कर देंगे 1। जब सॉल्व करोगे तो 3 दी पावर 0 की वैल्यू आएगी 1, 1 प्लस 3 कितना जाएगा 4 आ जाएगा। और ये जो 4 आया है ये विषम गुणनखंडों का क्या है योग, और ये भी क्या है योग। यहां तक आप चीजें समझ पा रहे हैं। मतलब मैं अगर आपसे बोल दूं कि यार हमें एक नंबर ले लेते हैं 63, ठीक है, 63 ले लेते हैं और इस 63 में विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। तो 63 में विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो हम इसे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। इसको सबसे पहले डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3, 2 और 1 21 आ जाएगा। 3 से करेंगे तो आ जाएगा कितना 7 और 7 से करेंगे तो आ जाएगा कितना 1। इस प्रकार से आ जाएगा। मतलब 63 को लिखा जा सकता है 3 दी पावर 2 इंटू 7 दी पावर कितना 1 लिखा जा सकता है। अब हम योग ज्ञात कर रहे हैं तो हमने ये बोला था कि यहाँ 2 होता तो उसको नहीं लेते, पर 2 है ही नहीं तो हम क्या करेंगे 3 दी पावर 2 और 7 दी पावर 1 है तो हम उसको लेंगे। तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं यार योग, तो योग कैसे निकालेंगे 3 दी पावर 0 प्लस 3 दी पावर 1 प्लस 3 दी पावर 2 इनटू, अब हमें 7 दी पावर 1 जो है तो हम इसको लिख सकते हैं 7 दी पावर 0 प्लस 7 दी पावर कितना 1, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो 3, अब देखो यहाँ 3 दी पावर 0 की वैल्यू 1, 3 दी पावर 1 की वैल्यू 1 और 3 दी पावर 2 की वैल्यू 9, 9 प्लस 3 हो जाएगा 12 और कितना जाएगा 13, इतना कुछ रहा होगा 9, 9 और 3 कितना जाएगा 12, 12 और 1 कितना होगा 13, तो यहाँ से जाएगा 13 गुणा 7 और 1 कितना हो रहा होगा 8, तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा 98, ठीक है, 13 अट्ठे 104 हो रहा होगा। तो कितना जाएगा यार, यहां से हम 63 के बोल सकते हैं कि टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या का योग तो कितना जाएगा 104 आ जाएगा। तो हमने यहां से सीखा सम गुणनखंडों की संख्या का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग और कुल गुणनखंडों की संख्या का योग। अब एक अंतिम चीज यहां पर बची है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब देखो यार एक अंतिम चीज जिससे पेपर में क्वेश्चन कई बार बने हैं, अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली आपको व्यापम में इस प्रकार के क्वेश्चन मिले होंगे और व्यापम में अक्सर करके इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं वो देखो। अब हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। तो ऐसा कुछ है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, या हम इसको बोल देंगे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होता है
वो चीज़ देखो यार। इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखो यहाँ 2⁻³ इंटू 3⁻² इंटू 7⁻1 इंटू 5⁻2 है। जिस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हम उन्हीं पे फोकस करते हैं और यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में देखने को या प्रैक्टिस सेट में। एक ये क्वेश्चन दे रखा है 2⁻3, 3⁻1, 7⁻1, 5 कितना 2 और आपसे पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ या फिर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ। तो क्या करना है वो देखो। तो जब भी ऐसा पूछते हैं तो यहाँ पर ये देखना है कि ये जो आधार है, ठीक है, ये जो आधार इसमें दिए हैं सब के सब, ठीक है, जैसे 2, 3, 7 और 5, क्या ये अभाज्य संख्याएं हैं? तो 2, 3, 7 और 5 ये सब के सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब अभाज्य संख्या होती है तो जो पावर होती है उनको आपस में जोड़ देते हैं। मतलब ये 3 + 2 + 1 + 5⁻2 तो यहाँ 2 जब जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 और 3 7 और ये कितना आ जाएगा 8। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे 8। या तो देखो 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 अभाज्य गुणनखंड होंगे। सिर्फ इतना ही करना है। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन और लिख दूं यार, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिख दूं कि 3⁵ इंटू 13⁵ इंटू यहाँ पर 17⁵ इंटू हम लिख देते 29⁵1। इसमें अगर इस क्वेश्चन में हम पूछ ले कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ और इसमें अगर हम पूछ ले कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ तो करना क्या है? करना ज़्यादा कोई कलाकारी नहीं करना है। ये जो पावर है अगर 3, 13, 17, 29 का ये सब की सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है तो बिल्कुल हाँ है। तो करना क्या है? डायरेक्टली पावर को जोड़ोगे हमारा प्राइम फैक्टर आ जाएगा। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 1 कितना 11। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक अंतिम क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जितना मैंने पढ़ा है सिर्फ इतना पढ़ने की आवश्यकता है, इससे ही पूरा पेपर आपका बनेगा। चाहो तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा लो, अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन आते तो आपसे 100% गारंटी के साथ बन जाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है 13⁻2 इंटू यहाँ लिख देते 17⁻3 इंटू 23 आ जाएगा 4 इंटू 31 आ जाएगा 5। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे इस क्वेश्चन के, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है यार। तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। फर्स्ट टाइम चैनल पे अगर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, अपना एक ग्रुप है जो कि टेलीग्राम और फेसबुक दोनों पर है, स्टडी वायर के नाम से। ठीक है, स्टडी वायर के नाम से, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन लेक्चर सीरीज की सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, जो कि स्टडी मटेरियल होगा, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं यार। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।